आज हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर क्या होता है? आपको पता है कि हमारी एक्टिव पावर किसके बराबर होती है, ठीक है ना? एक्टिव पावर किसके बराबर होती है? एक्टिव पावर होती है वी आई कॉस फाई, ठीक है ना? वी आई कॉस फाई, वी वोल्टेज है, आई करंट है, कॉस फाई क्या है? ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या है? कॉस फाई, ठीक है ना? तो जब कॉस फाई हमारा कम होगा तो हमारा पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? अगर जब 1 के बराबर आता है तो मैक्सिमम हमारा जितना होना चाहिए कॉस फाई उतना होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है 0.9, 0.7, 0.6, 0.5, ऐसे हमारे क्या है, करंट ज्यादा खींचने स्टार्ट हो जाती है मोटर, ठीक है। जब करंट ज्यादा खींचेगी मोटर तो हमारी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो वो जो मोटर अगर 5 किलोवाट की मोटर है, हमने लोड लगाया तो 5 किलोवाट का उसके ऊपर, ठीक है ना? 5 किलोवाट का लोड लगाया तो मोटर के अंदर कॉस्ट फाई अगर कम है तो मोटर क्या करेगी, ज्यादा करंट कोशिश कर रही है खींचने की, ताकि वो 5 किलोवाट पावर आउटपुट लोड को आउटपुट दे सके। तो जब ज्यादा करंट खींचेगी तो जो उसकी वाइंडिंग के अंदर करंट रेटिंग ज्यादा जाएगी, करंट रेटिंग ज्यादा जाएगी तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा। आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से क्या है, उसके अंदर वाइंडिंग गर्म हो जाएगी। वाइंडिंग गर्म हो जाएगी तो उसमें क्या है कि वाइंडिंग हमारी बर्न हो सकती है, मोटर जल सकती है उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर हमें एक तो ये चीज होगी, बाइंडिंग चल जाएगी, हमारी सेम रेटिंग अगर मोटर यूज की हमने तो बाइंडिंग चल जाएगी, ठीक है ना उसकी। लेकिन अगर हमारा लो हाई पर लो पावर फैक्टर तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 किलोवाट की जगह हमें 7 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी, बड़ी कैपेसिटी चाहिए मोटर लगाने के लिए, ठीक है। तो पावर फैक्टर के देखो कितने नुकसान है, हमें हायर रेटिंग यूज करनी पड़ेगी पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। होता क्यों है? होता क्या है, आर्क लैंप्स हो गए हमारी, जैसे CFL होगी, हमारे सोडियम लैंप्स हो गए, ये सारे क्या है, आर्क लैंप्स है, इनकी वजह से पावर फैक्टर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल फर्नेसेस जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट में यूज होती है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस स्मेल्टिंग के लिए, लोहा पिघलाने के लिए, कॉपर पिघलाने के लिए, ठीक है ना? वो सारे क्या है, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हैं, ठीक है। तो वहाँ उनके कारण भी, एडी करंट फर्नेस के कारण भी हमारी जो है लोअर पावर फैक्टर हो जाता है। फिर है ट्रांसफार्मर्स या फिर इंडक्टिव लोड्स, वो लोड जिसके अंदर कोई लपेटी हुई है, जैसे मोटर होगी या ट्रांसफार्मर हो गया, इसके लिए क्या है, इंडक्टिव इन नेचर है, ये हमारे जो है पावर फैक्टर को लैग करवाते हैं, मतलब पीछे कम करवाते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण, मोटर के कारण हमारा क्या है, पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो ये कारण है हमारे कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इनकी वजह से कम होता है, या फिर बिल्कुल ही हाई लोड आ गया, ठीक है ना, उनकी वजह से भी हमारे पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई। तो इसकी वजह से मैंने बताया आपको, करंट डिमांड ज्यादा होती है, करंट डिमांड ज्यादा होगी तो इसकी वजह से डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मतलब घाटा क्या है। मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 5 किलोवाट की मोटर के आगे आपने 5 किलोवाट का लोड लगाया है, अगर पावर फैक्टर कम हो गया तो 5 किलोवाट के कारण क्या है, कॉस्ट फाई कम हो जाएगा। कॉस्ट फाई का कारण क्या है, ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करेगा, वाइंडिंग गर्म हो जाएगी तो 5 किलोवाट की मोटर जल जाएगी, ठीक है ना? एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है ही हमारा लोड 5 किलोवाट का, तो हम 5 किलोवाट की मोटर उस पर नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना? यूज करेंगे तो जल जाएगी क्योंकि वाइंडिंग गर्म हो जाएगी ज्यादा करंट खींचने से। दूसरा क्या, हमें 5 की जगह फिर 7 किलोवाट की मोटर यूज करनी पड़ेगी, हायर रेटिंग की मोटर यूज करनी पड़ेगी। हायर रेटिंग मोटर यूज करेंगे, कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसका करंट कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है ना? तो वो चीज हमारे डिसएडवांटेज है। पहला क्या है, जब ज्यादा करंट खींचेगा तो उसकी जो कंडक्टर साइज होगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वो भी बढ़ाना पड़ेगा, और मोटर की जो वाइंडिंग है उसका भी जो कंडक्टर साइज है बढ़ाना पड़ेगा फॉर सेम पावर आउटपुट, ठीक है ना? अगर बिल्कुल यूनिटी पावर फैक्टर आता तो हमारी सेम 5 किलोवाट की मोटर चल जाती 5 किलोवाट लोड के लिए, लेकिन जब उसमें बहुत पावर फैक्टर कम आ रहा था हमें 5 किलोवाट की जगह 7 किलोवाट की मोटर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रेटर कनेक्टर साइज यूज करना पड़ेगा। दूसरा लार्ज कॉपर लॉसेस होंगे, क्योंकि जब करंट इसमें ज्यादा जाएगा मोटर के अंदर तो आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, तो उसके अंदर कॉपर लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट एज टीम। अब मैंने बताया आपको, अगर 5 किलोवाट की मोटर के अगर आपने 5 किलोवाट लोड लगाया तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो फिर तो वो बिल्कुल सही 5 किलोवाट आउटपुट देगी। लेकिन अगर पावर फैक्टर 0.6 0.5 आएगा तो उसकी बात क्या है कि 5 किलोवाट की जो मोटर है वो 5 किलोवाट की जगह 3.5 4.5 किलोवाट के आसपास वो लोग पावर आउटपुट दे पाएगी 5 किलोवाट के लिए, तो ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है, हमें अब वो जो मोटर है 5 किलोवाट की वो बेचारी लो पावर फैक्टर पे 5 किलोवाट की जगह 4.5 किलोवाट के आसपास लोड दे रही है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वो मोटर की 5 किलोवाट की जगह हमें 7 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से इधर लिखा हुआ लार्ज किलोवाट रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट एज पर केवी यूनिटी, ठीक है। इस सेंटेंस का ये मतलब है। तीसरा है प्योर वोल्टेज रेगुलेशन। प्योर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या है, जैसे पावर फैक्टर कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे हैवी इक्विपमेंट लगा जो पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है जो इक्विपमेंट, उसकी वजह से क्या वोल्टेज ड्रॉप आता है, साथ वाले एरिया में वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो वोल्टेज माइनस फुल लोड माइनस वोल्टेज माइनस नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज नो लोड क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन है। तो उसकी वजह से क्या है, पूरी वोल्टेज रेगुलेशन हो जाती है, ठीक है ना। लो पावर फैक्टर की वजह से क्या वोल्टेज रेगुलेशन हमारी लो हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे, इसकी इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे?
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल में हर एक चीज़ की इम्प्रूवमेंट बहुत हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। तो पहला क्या है, हम हाउ टू, पहला है स्टैटिक कैपेसिटर यूज करके, जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं जैसे फैन में लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है ना, ऐसे हमारे बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, वो केवीआर हमें देते हैं। केवीआर क्या है, बेसिकली लीडिंग करंट देते हैं हमें, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ है। वो करंट किसके बराबर होता है, वो करंट होता है ओमेगा सी वी के बराबर, ठीक है ना, ओमेगा सी के वी के बराबर होता है हमारा करंट, जो कैपेसिटर करंट वो देंगे, वो होता है केवीआर में, ठीक है ना। अब क्या है, स्टैटिक कैपेसिटर की क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है लैगिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को और सप्लाई करता है हमें लीडिंग करंट, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर, वोल्टेज किसके बराबर होगा, V इक्वल टू आई एक्सी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर, तो आई आर क्या है, आर है जेड, ठीक है ना, एक्सी एक्सी हम कैपेसिटेंस में क्या होता है, जेड एक्सी, तो एक्सी किसके बराबर, 1 बाय ओमेगा सी के बराबर है, तो आई आई इंटू 2 बाय एफ सी आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आई सी किसके बराबर होगा, आई सी होता है हमारा कैपेसिटर में आई साइन फाई के बराबर, ठीक है। तो हमारा जो कैपेसिटर रेटिंग ऑफ कैपेसिटर पूछते हैं कई बार कि अगर हमारे पास ये रेटिंग है तो कैपेसिटर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो रेटिंग किसके बराबर होगी, आई डिवाइड बाय 2 पाई एफ सी, मतलब आई डिवाइड 2 पाई एफ सी जहाँ पे आई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटर की रेटिंग, ठीक है। फिर दूसरा तरीका हम बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब बाय यूजिंग सिंक्रोनस मशीन्स को यूज करके हम भी ये केवीआर दे सकते हैं, हम पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं, अगर वो सिंक्रोनस मोटर जो है हमारी अगर लाइट लोड पे चल रही है या नो लोड पे चल रही है, तो वो हमारी मोटर किसकी तरह एक्ट करती है, वो हमारी सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह एक्ट करती है, मतलब वो हमारे रिएक्टिव पावर जनरेट करना स्टार्ट कर देती है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और वो ग्रिड को ऑटोमेटिकली सप्लाई कर देती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर की रेटिंग क्या होती है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, रेंज देंगे हम, तो वो होती है 20 MVA से लेके 200 MVAR। कितनी होती है कंडेंसर की रेटिंग, 20 से लेके 200 MVAR, ठीक है। ये होगी रिएक्टिव पावर के लिए। अगर कोई बोलता है ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए कितनी ले सकते हैं, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए आ जाती है 350 MVAR, ठीक है। तो ये आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये आ गया हमारा इंप्रूवमेंट्स के लिए। अब थोड़ा सा और हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और एक और तरीका होता है इसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, बाय यूजिंग फेज एडवांसेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, छोटे छोटे फेज एडवांसेस यूज होते हैं, तो कई बार सीधे पूछ लेते हैं कि कौन सी टेक्निक्स होती है इनको फेज इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है स्टैटकॉम, ठीक है ना, एक होता है एसवीसी। एसवीसी होगा स्टैटिक वेरिएबल कंपनसेशन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आ गया स्टैटकॉम। स्टैटकॉम का मतलब होगा स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे दो डिवाइसेस आते हैं पावर स्टेशन में, तो इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है हमारे, ठीक है। स्टैटकॉम आ गया वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो एसपीसी आ गया करंट कंट्रोल डिवाइस। ये ऐसे आपको याद रखना है, बस पेपर में आता है, इसको ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये आ गया। अब क्या है, कई बार पूछते हैं कि पावर फैक्टर जो इंप्रूविंग डिवाइस है हमारा, वो कहाँ पे लगाना हमने, ठीक है ना। अब मानो ये ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इधर हमारी मशीन लगी हुई है, एंड दिस मशीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पावर फैक्टर डिग्रेडेशन, ठीक है। ये जो मशीन है इसकी वजह से हमारा ये पूरा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब ये पहले इधर तक हमारा पावर फैक्टर 1 था, जैसे हमने ये मशीन लगाई तो पावर फैक्टर हमारा 0.6 पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो मशीन, अब कोई पूछे हमने जो स्टैटकॉम हो गया, एसबीसी हो गया, जो कैपेसिटर हो गया, वो कहाँ पे लगाना चाहिए हमें, जस्ट सिंक्रोनस मोटर भी कहाँ पे लगानी चाहिए। कोई बोलेगा इधर लगा दो, कोई बोलेगा इधर लगा दो, कहाँ लगाना है हमने, वहाँ पे लगाना है उस डिवाइस के पास लगाना हमने अपना वो पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस, जो हमारा डिवाइस उसको कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो मशीन हमारी रेस्पॉन्सिबल है ये पावर फैक्टर कम करने की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस, पावर फैक्टर इंप्रूविंग
डिवाइस। ठीक है, तो मतलब कोशिश करेंगे जितनी जो जो इक्विपमेंट हमारा पावर फैक्टर को खराब कर रहा है उसी इक्विपमेंट के जस्ट पास में लगा देना हमने, कैपेसिटर या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या कंडेंसर लगाना है। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर बिल्कुल पास लगाना है। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा हमें देखो, तो मैंने आपको बताया कि जो अगर हमारा स्टैटिक, अगर हमारा पावर फैक्टर है 1, मान लो हमारा पावर फैक्टर 1 है मशीन के आसपास, तो यहाँ पे ये 5 किलोवाट की करीब लोड देगी। मान लो 5 किलोवाट की मोटर है, 5 किलोवाट के करीब आउटपुट देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा पावर फैक्टर 0.6 चले जाता है या 0.7 चले जाता है, तो ये 5 किलोवाट की आउटपुट देगा 4.5। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट करंट ज्यादा खींचेगा। जब तक करंट ज्यादा खींचेगा, इस ट्रांसमिशन में क्या होगा, करंट मान लो पहले 5 एम्पीयर दे रही थी, इस तार में से करंट जाएगा, फिर दूसरी बार करंट क्या जाएगा 10 एम्पीयर। ठीक है, 10 एम्पीयर करंट खींचेगी, क्योंकि ये इसको आउटपुट तो पूरा कर रही है ना, आउटपुट करेगी तो इसकी वाइंडिंग भी गर्म होगी, इसकी अपनी वाइंडिंग भी गर्म होगी, और इधर से करंट भी ज्यादा खींचने की कोशिश करेगी ट्रांसमिशन लाइन से। तो ये इस ट्रांसमिशन लाइन को भी ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ा। ठीक है ना, तो ज्यादा करंट सप्लाई करना पड़ा, तो इसकी तो कंज्यूमेबल रीडिंग्स क्या होगी, कंज्यूमेबल करंट रीडिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, करंट भी ज्यादा खाने लगा ये मशीन, तो जब इसमें मीटर की रीडिंग आएगी तो वो पर यूनिट के हिसाब से मीटर की रीडिंग होती है, तो वो भी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, तो इसको मतलब ओवरऑल लॉस हमारी ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइन को भी ज्यादा करंट उठाना पड़ा, मशीन को भी ज्यादा उठाना पड़ा, और जो मीटर की रीडिंग चढ़ी वो भी ज्यादा चढ़ी। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस है वो इधर ही लगाना। अगर हम इधर लगाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक भी हमारे इसको और ज्यादा करंट प्रोड्यूस करना होता। तो हम इधर ही ये पावर फैक्टर इधर इंप्रूव कर रहे हैं, तो हमारी रीडिंग क्या नहीं थी, नॉर्मल आनी थी, पावर फैक्टर इधर इंप्रूव हो गया था 0.6 से लेकर 0.1 तक। मशीन के आसपास ही हमने KVR दे दिए, तो जहाँ पे जो चीज़ डैमेज कर रही थी पावर फैक्टर को, वहीं पे हमने इंप्रूव कर दिया, तो हमारा बिल्कुल पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, और ट्रांसमिशन लाइन को भी 10 एम्पीयर की जगह 5 एम्पीयर की देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करनी चाहिए पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस उस मशीन के पास लगाना जो मशीन पावर फैक्टर को खराब कर दी। ठीक है, एक तो ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन पूछता है कई बार। दूसरा पूछते हैं जो कि कैपेसिटर की KVR नॉर्मल, कैपेसिटर की KVR कितनी होनी चाहिए नॉर्मल पावर फैक्टर की। 25 KVR से लेकर 100 KVR तक हम यूज करते हैं अपने ग्रिड स्टेशन वगैरह में। ठीक है, डिपेंड करता है कितना बड़ा ग्रिड स्टेशन है, कितनी उसकी रेटिंग। ठीक है, एक तो आ गया लोकेशन ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस, जो मैंने बताया पास में होना चाहिए, और दूसरा हाँ, कई बार पूछते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन पे है, उसके जनरेटर एंड पे लगाना चाहिए हमें, इधर लगाना चाहिए पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस, या रिसीविंग एंड पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो पावर फैक्टर इंप्रूविंग डिवाइस लगाएंगे हम रिसीविंग एंड पे। मैंने पहले ही बताया आपको कि इधर लगाएंगे तो तब भी हमें करंट ज़्यादा ही जाएगा, तो इसके अच्छा इधर लगाएंगे तो करंट हमारा ट्रांसमिशन लाइन कम ट्रांसफर करेगी, तो उसकी वजह से क्या है, तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन को भी कम करंट ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर हम जहाँ पे लोड है उसके पास ही हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस लगाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार। कई बार पूछते हैं कि कैपेसिटर की रेटिंग बताओ, कि अगर मुझे पावर फैक्टर इतने से इंप्रूव करना है। अब मानो कि कैपेसिटर एक मशीन है, 5 किलोवाट की मशीन लगी हुई है। ठीक है, उसका पावर फैक्टर हम वो पावर फैक्टर बना रही है 0.75 पावर फैक्टर बना रही है। कॉस फाई कितना उसका 0.75, तो पावर कितनी है उसकी 5 किलोवाट रियल पावर जो है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो मोटर है हमारी, ये 0.7 से लेके 0.9 तक पावर फैक्टर ले, कहाँ तक ले जाए 0.9, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हमें चाहिए 0.9। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है KVR का, KVR का फार्मूला होता है हमारे पास P इंटू tan phi1 माइनस tan phi2। ठीक है, अब इधर से निकालते हैं 0.75 का फाई निकाल देते हैं। फाई किसके बराबर होगा, जो होगा cos फाई इनवर्स 0.75। ठीक है, तो लाइकवाइज 0.9 का cos फाई2 कितना होना चाहिए 0.9, इंप्रूवमेंट कितना चाहिए हमें 90। इधर से भी फाई2 निकालेंगे, फाई2 का आएगा cos इनवर्स 0.90, इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, cos फाई माइनस 0.75 माइनस cos इनवर्स 0.90, तो ये आएगा हमारा 0.398। ठीक है, इधर निकाला ही हुआ। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे KVR का, वो है P tan phi1 माइनस tan phi2। इसके बाद हमने इसको फार्मूला निकालना है, इधर से ले आओ, ठीक है, जब कैलकुलेटर से निकालेगा, इधर से मिल गया थीटा। ठीक है ना, इधर से लेना tan, इधर से भी tan। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.39, पावर कितनी है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट इंटू 0.39 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.99 KVR। ठीक है, तो ये है 3 फेज।
3 फेस अगर ऐसे कनेक्शन दे रखे हैं उसके, कैपेसिटर तो डेल्टा या उसमें लगेगा, कैपेसिटर बैंक भी डेल्टा या उसमें स्टार में लगे, तो सिंगल फेस के हिसाब से मान लो इसका चाहिए हमें, तो सिंगल फेस कैपेसिटर के लिए क्या चाहिए, 1.99 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, ठीक है। तो 1.99 को डिवाइड करें 0.66 kVAr आ जाएगा पर फेस, ठीक है। इसके बारे में कई बार पूछते हैं कि कैपेसिटर बैंक की रेटिंग बताओ, कैपेसिटर बैंक की रेटिंग ऐसे निकाल लिया हमने, ठीक है ना। जो दिया होगा phi1 और phi2 को निकाल देना, उसमें phi5 निकाल दिया, फिर tan phi1 माइनस tan phi2 निकाल देना, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी ये रेटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। दूसरा हमें यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, किलोवाट क्या होता है, VI cos phi, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ कंडेंसर इधर से भी निकाल सकते हैं अगर हमें किलोवाट और केवीए दिए हो। नाद में हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमें phi1 और phi2 मिल जाता है, ठीक है। तो आज का यही था, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या कहूँ।